Hello student, how are you? Welcome to my channel Shushma Physics Video, where we find different fundamental way of our loving physics. Here we have started class 1 syllabus, as you all know, and in that case we are now studying dimension formula, rather the application of the dimension formula. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला में बेसिकली हमारे पास 3 एप्लीकेशन थी, जिसमें हमने फर्स्ट की चेक एक्यूरेसी, सेकेंड वन हमने की दैट इज कन्वर्जन, हाउ यू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. टुडे वी विल स्टार्ट अ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन दैट इज द ड्राइव द फॉर्मूला. हाउ यू कैन ड्राइव अ फॉर्मूला बाय द डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. तो यहाँ पर हम आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं वहाँ पर हम ड्राइव करेंगे फॉर्मूला. मीन्स हमें ये बता दिया जाएगा कि हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज डिपेंड ऑन दिस एंड फ्रॉम दैट फिजिकल क्वांटिटीज वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला. जैसे अगर हम बोले F इक्वल टू एम, तो फोर्स जो है वो मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड है. अगर सिर्फ हमें ये कहा जाए कि कोई भी पर्टिकुलर फोर्स है और वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो ट्राई द फॉर्मूला. वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट F इक्वल टू एम. एम की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, यानी कोई स्फीयर नहीं है. सिमिलरली अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स में हमें ये बोला जाएगा कि दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड ऑन द फैक्टर मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. तो यहाँ से हम उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर. ये सारी चीजें हम अभी 1 बाय 1 यानी ज्यादा से ज्यादा हम इसको करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें. तो हम शुरुआत करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है यानी डेरिवेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, रादर हम फिजिकल क्वांटिटी में डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, किस तरह से फॉर्मूला है, ठीक है. डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है. ये थोड़ा सा बहुत लंबा लग रहा होगा कि क्या हमें बताया कि यहाँ पर हमें ये बताया गया, बताने की कोशिश की जाएगी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूलाज या डायमेंशन एनालिसिस. आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद हम जो करने जा रहे हैं, हम इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है. न्यूमेरिकल्स जैसे फर्स्ट ऑफ हम न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे लेट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है हमारा दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. फर्स्ट है उसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट. सेकंड जो है यही लिख देते हैं, सेकंड जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड थर्ड वन रेडियस. रेडियस कहाँ, जहां वो रिवोल्यूशन कर रहा है उस रेडियस. यानी हम ये 3 चीजें प्रोवाइड की गई हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है. सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है दीज फैक्टर्स, यानी दैट इज मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. तो यहाँ पर हमने मास को उसने m से डिनोट किया है, वेलोसिटी को v से और रेडियस को r से. ये 3 फैक्टर हमें दे दिए गए और ये बताया गया टू ड्राइव द फॉर्मूला कि किस तरह से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आएगा. तो यहाँ पर हम सबसे पहले बच्चे हमें जो है सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि फोर्स जो है जैसा दिया जाता है, फोर्स किस पे डिपेंड है, मास पे. हमें ये नहीं पता मास की कितनी क्वांटिटी है, पावर कितनी है, मैं ए लगा लेती हूँ. वेलोसिटी पर उसकी पावर है बी और रेडियस पर उसकी पावर है सी. यानी सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन चीजों के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रही है. तो यहाँ हमने लिखा फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. नेक्स्ट थिंग, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाऊं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कांस्टेंट लिखते हैं. तो यहाँ पर एक स्मॉल के लिख रही हूँ मैं, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. फर्स्ट हमने किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है वो लिखा. सेकंड हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाया है. थर्ड हमने क्या करने की कोशिश की है, हम अब लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन फॉर्मूला है और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन फॉर्मूला उनको लिखेंगे और उसके बाद उसको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे.
तो राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फोर्स है एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर आवर फोर्स m1 l1 t-2। ये आपको याद हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है k मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला हम m से डिनोट करते हैं, a वेलोसिटी l t माइनस। बच्चे ये आप जब ड्राइव करेंगे जब आपको डायमेंशन फॉर्मूला ढंग से आ गया होगा। तो यहाँ हमारे पास है b, ठीक है। रेडियस, रेडियस हमारा क्या m में l में t में, दैट इज इन l, क्योंकि लेंथ में हमेशा सेंटीमीटर में होता है। इसी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, राइट हैंड साइड में जितने भी क्वांटिटीज हैं विद देयर पावर हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। नाउ ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग हमारे पास मास की द वैल्यू ऑफ मास लेंथ एंड टाइम बोथ साइड, अगर हम मास लेंथ और टाइम दोनों की वैल्यू को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास कैसे आएगा। देखिए बच्चे पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ हमारे पास है m1 l1 t-2, ठीक है। और k की वैल्यू इक्वेटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसको हम एक बार करेंगे। मास के ऊपर कितना फैक्टर है, मास के ऊपर है a, यानी लेंथ वाला ऐड करें। लेंथ देखिए, लेंथ के बाद हमारी कितनी है, लेंथ पे बच्चे देखिए l है, एक l के यानी हमारे पास अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए लेंथ के ऊपर बेस b है और लेंथ के ऊपर c है तो b प्लस c, और टाइम के ऊपर हमारे पास क्या है, टाइम, दैट इज माइनस ऑफ b। चीजें समझ में आई। देखिए हमने लिया मास के ऊपर एक फैक्टर है, आगे और भी करेंगे, तो सिंपलेस्ट है। तो यहाँ पर m की वैल्यू a आएगी, l की वैल्यू b, यानी l की वैल्यू b भी है और c, क्योंकि बेस सेम है हम पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हमने टाइम, टाइम माइनस b, तो ठीक है। अब इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट करने के बाद देखिए मास बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मास की a है, यहाँ पर मास का 1 है, तो आप क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 1 पावर, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट b प्लस सी, b प्लस सी नहीं है हमारे पास, b प्लस सी है, यहाँ l का कितना है, दैट इज इक्वल टू 1। थर्ड क्या है, यहाँ हमारे पास थर्ड है, दैट इज माइनस b। अब t की पावर यानी बेस हमारा सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2, तो ये b हो जाएगा -2। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारे पास b की वैल्यू आई है 2, ठीक है। a की वैल्यू 1 होगी, यानी a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, c की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। इस a, b, c की वैल्यू को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करें। पुट करने के बाद बच्चे देखिए यहाँ पर आपको साथ के साथ ये फोर्स इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, तो इसको 1 लिख सकते हैं। b हमारा है वेलोसिटी, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2, और रेडियस जो है हमारे पास r की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, यानी c की वैल्यू जो है वो -1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है किस तरह से फॉर्मूला आ गया, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला आया है दैट इज k m1 b स्क्वायर r -1। तो यहाँ पर बच्चे देखिए k इस तरह से लिख सकते हैं m v स्क्वायर बाय r। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है वो फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। चीजें समझ में, यानी सबसे पहले आपको जो चीजें डिपेंड कर रही है उन चीजों पे रखिए और उसके बाद क्या करें, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लिख दिया कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को k लिख दिया। फिर उसके बाद हमने मास यहाँ पे हो गया, वेलोसिटी की ये लिख दी, r रेडियस की ये लिख दी। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का था तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ हमारे पास हमने डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला, फिर हमने क्या किया, पावर्स है इसको इक्वेट कर दिया। तो यहाँ देखिए मास ये बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख सकते हैं, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b प्लस c की वैल्यू +1 आ गई, माइनस b की वैल्यू -2 आ गई, b की तो हमने यहाँ पुट कर लिया, a b c की वैल्यू निकाल ली, a 1 आ गया, c -1 और b 2 आ गया। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आ गया दैट इज k mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पर k कांस्टेंट है बेटा, तो यहाँ पर इसको k अगर 1 भी रख लोगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज mv स्क्वायर बाय r। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड कर रखा है कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, यानी हमारे पास एक खिंची हुई रस्सी है, स्ट्रेच स्ट्रिंग। वो स्ट्रेच स्ट्रिंग
जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, वो चीजें हमें बताई गई है। तो हमारे पास दे रखा है स्ट्रेच स्ट्रीम, स्ट्रेच स्ट्रीम, तो स्ट्रेचिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट, द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रीम, चलिए दोबारा से लिख देंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रीम डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड कर रही है किन किन चीजों पे, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट वन है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहां मैं शॉर्टकट तरीके से बता रही हूं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सेकेंड है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, एंड थर्ड है दैट इज टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन को बच्चे से टी से डिनोट कर रखा है, मास पर यूनिट लेंथ को एम से डिनोट कर रखा है, और लेंथ को इसने एल से डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो अब हमें ये बता रखा है एक स्ट्रेच खिंची हुई रस्सी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को बच्चे न्यू से डिनोट किया जाता है, वो जो है डिपेंड कर रही है लेंथ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सेकंड है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। थर्ड है टेंशन। तो अभी हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहला स्टेप, फ्रीक्वेंसी दैट इज डिपेंड्स कर रही है, सबसे पहले लेंथ है बच्चे, ए पावर लिख लेते हैं, मास है बी, और टेंशन है वो सी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाएंगे, तो दैट इज के एल ए एम बी टी सी, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का है कि हम कहाँ कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला जो है यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आई है वो किसके बराबर आ गई, फ्रीक्वेंसी हमारी आई है एल के एल ए एम बी टी सी। इसके बाद देखिए बेटा डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 1 में टाइम पीरियड, ये होता है टाइम इनवर्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज टाइम इनवर्स। तो यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई टाइम इनवर्स, तो यहाँ टाइम इनवर्स लिखने की बजाय हम यहाँ पर m1 L1 के हिसाब से लिखेंगे, तो m की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0, t की -1 हो गया, दैट इज इक्वल टू k कांस्टेंट हो गया, लेंथ व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला, लेंथ एल ए। अब बात आती है कि हम अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर मास जो दे रखा है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, सिर्फ यहाँ मास देता है तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं m, और उसकी पावर क्या लिखते हैं b, क्लियर। बट यहाँ पर मास हमारा क्या है, पर यूनिट लेंथ, यानी मास की वैल्यू क्या होगी m/l, तो यहाँ पर मास की वैल्यू क्या m/l यानी l इनवर्स। यही डिफरेंस है, सिर्फ इस पॉइंट पे ही आपका डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या है आप इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हो और उसको सही भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मास पर यूनिट, फिर उसके बाद है टेंशन। अब टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चे, ये जो टेंशन है वो टेंशन है खिंचाव किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि किसी चीज भी स्ट्रिंग के नीचे कुछ लटकाओगे तो वो क्या स्ट्रेच होगी, टेंशन क्रिएट होगी। तो टेंशन का वही फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला जो कि हमारा फोर्स का होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये हो गया m1 L1 t-2 की पावर c, चीजें समझ में आई। यहाँ पर एक डिफरेंस ये था m1 और ये हमने टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ बट फोर्स। अब इसके बाद फिर से कर लेते हैं इकट्ठे, ये हमारे पास है m1 L0 t-1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर मास का ये हमारे पास कांस्टेंट है, मास का हमारे पास है क्या b और प्लस c, ये हो गया b प्लस c। एक हमारे पास मास की वैल्यू पावर आएगी, की वैल्यू आएगी, फिर आ जाइए लेंथ पर, लेंथ की बेटा देखिए a माइनस b प्लस c, देखिए a इसका आ गया, माइनस b इसका आ गया, प्लस c इसका आ गया। अब आ जाइए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में हमारे पास ये है -2c, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर आ गई और हमने अब क्या करना है, इक्वेट करना है बोथ साइड, यानी बेस सेम है तो हम लेफ्ट हैंड साइड की जो पावर है राइट हैंड साइड की पावर से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन आएगी b प्लस c किसके बराबर, 0, b प्लस c मास के वाले 0 के बराबर आ गया,
दूसरा है a माइनस बी प्लस सी, किसके बराबर, a माइनस बी प्लस सी, दैट इज आल्सो 0। फिर उसके बाद हमारे पास है माइनस 2c, जो टाइम पीरियड की है वो किसके बराबर, -1। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू, यानी आपके पास आप ये कह सकते हो 3 इक्वेशन है, आपको a b c की वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे कि आपने 10th क्लास में किया। तो देखिए बेटा c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, इसमें पुट कर दो तो 1/2 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। जब हमारे पास c और b की वैल्यू है तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पुट कर दें a, माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू -1। यानी हमारे पास a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1/2, -1/2, और c की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या लिखें, इनकी वैल्यूज लिखना शुरू कर दें। यहाँ पर हमारे पास अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k। L की वैल्यू बेटा हमारे पास -1 आई थी, ठीक है। मास की वैल्यू हमारे पास, यानी मास के ऊपर b की वैल्यू है -1/2, ठीक है। और फिर है टेंशन की वैल्यू थी 1/2। तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन है, और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू k, L को नीचे लिख दें k/L, 1/2, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर ये T/M। So this is the formula of the frequency of a stretch string, which is depend on mass per unit length, tension and length of the string। तो हमने क्या है, सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें डिपेंड कर रखी है वो चीज थी, और इसके बाद हमने इसको सोल्व करने की कोशिश की है। आई थिंक ये चीज भी आपको थोड़ा सा समझ में, ठीक है। तो ये हमने डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से ही करने की कोशिश की है। बेसिकली आज का वीडियो हमारा सारा न्यूमेरिकल्स के ऊपर है बेटा। न्यूमेरिकल क्या कह सकते हो, डिराइव द फॉर्मूला, वो किस तरह से आपके ड्राइवर, वहां अंडरस्टैंडिंग, जैसे यहाँ पर मैंने डिफरेंट क्या रखी, यहाँ ये चीज है, मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, तो आप किस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कि आपके पास कोई भी आपको जनरल फॉर्मूला दे रखा है, तो उस जनरल फॉर्मूला को आप डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमारा जो ग्रेविटी है, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है, रादर जो हम इससे पहले ग्रेविटेशन कांस्टेंट या फिर टाइम पीरियड के हिसाब से कर लेते हैं कि जो प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो क्या है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। जैसे हमने कैपिलर थ्योरी हम आगे ग्रेविटेशन में करेंगे कि अगर प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, वो घूमते घूमते जो उसका टाइम पीरियड है वो डिफरेंट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है सबसे पहले मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमेगा, तो किस किस की चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द सन एंड मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। दूसरी चीज वो रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि वो की डिस्टेंस कितनी है। एक पार्टिकल मान लीजिए अर्थ है, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो अब हमें, और तीसरी चीज हमारे पास क्या आता है, ग्रेविटेशन के ऊपर। तो ये तीन चीजें हमें दे रखी है, और हमें ये देखना है कि प्रूव करना है कि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो r³ के बराबर आती है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ कि हमारे पास दे रखा है प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इन अ सर्कुलर पाथ, क्लियर। और वो जो है वो जो घूम रहा है उसका जो टाइम पीरियड है, यानी जो प्लैनेट घूम रहा है उसका टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है बच्चे मास ऑफ द प्लैनेट एंड जिसके बॉडी के चारों तरफ के, दूसरा रेडियस, ठीक है। और चौथा तीसरा है हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है दैट इज डिपेंड ऑन फर्स्ट वन, चले मान लीजिए रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। सेकेंड हमें दे रखा है दैट इज मास ऑफ द सन, रेडियस को आर से डिनोट कर रखा है, मास ऑफ सन, इसको कैपिटल एम से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है कैपिटल एम स्मॉल एम कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे। थर्ड हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला याद है ना, नहीं है तो फिर कर लेते हैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है
ये हमारे पास एक सर्कुलर प्लैनेट घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, और वहां से हमें ये बताया गया है सन के चारों तरफ वो चीजें डिपेंड कर रही है। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, दूसरा है मास ऑफ द सन, एंड तीसरा है दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चीजें समझ में आई। अब इसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि ये जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्वेश्चन इस तरह दिया जा सकता है कि प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो हम डायमेंशन फॉर्मूला से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट दैट इज रेडियस ए की पावर, मास बी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। तो हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या करें, सॉरी यहाँ कांस्टेंट तो तब आया ना, फिर उसके बाद हमारे पास टेंशन एन इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास के कांस्टेंट आर ए एम बी जी सी, क्लियर। अब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला m0, क्योंकि टाइम पीरियड है m0 L0 T0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दैट इज के। रेडियस को हमेशा हम लेंथ में करते हैं तो L की पावर a हो गया, मास को हम किस में करेंगे m की पावर d, क्योंकि मास है सिंपल। अब इसके बाद आता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बच्चे ग्रेविटेशन कांस्टेंट का हम फॉर्मूला पहले डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, नहीं तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि हमें पता है कि फोर्स होता है Gm1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं G की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो यहाँ फोर्स का होता है m1 L1 T-2 और रेडियस का L2 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू 2। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये जाएगा m-1, L की आपके पास जो है m1 L1 T-2, L की वैल्यू होगी 3 और T की होगी -2। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। मैंने आपको साथ के साथ बता भी दिया किस तरह से। तो हमारे पास फॉर्मूला है m-1 L3 T-2 की पावर c। तो हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिए हैं तीनों, जो है हमारे पास दैट इज रेडियस का आ गया है, मास का आ गया है, और इसके बाद हमारे पास जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू देखिए बच्चे m माइनस, देखिए एक तो होगी b और ये होगी -c, ठीक है। फिर उसके बाद है l, l के ऊपर कितने हैं, l के ऊपर है a, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होगी प्लस l प्लस 3c, ये 3 हो गया ना, tc। t की वैल्यू कितनी आ गई, t की बेटा हमारे पास सिर्फ ये है -2c। तो देखिए m की वैल्यू आ गई a प्लस माइनस सॉरी b माइनस c, ठीक है, b माइनस c, l की आ गई a प्लस 3c और ये हो गया -2c। तो यहाँ पर m की वैल्यू 0 है, l 0, t 0 नहीं 1, t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है b माइनस c, सबसे पहला है b माइनस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट a प्लस 3c, a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद -2c किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, क्योंकि ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड तो t के बराबर ही होगा, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा c की वैल्यू होगी -1/2, ठीक है, सिंपली हमें c की वैल्यू -1/2, तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू है माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 माइनस, देखिए माइनस था ना, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस होने के बाद इस साइड जाएगा तो क्या माइनस, क्लियर। इसके बाद देखिए a प्लस 3, c की वैल्यू क्या है -1/2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू, ये -3/2 है, इससे जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 3/2 होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है इक्वेशन जो है वो सारी चीजें ठीक है, कि हमारे पास जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उन पर डिपेंड कर। इसके बाद हमारे पास b की 1 -1/2, a की 3/2 और c। अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू k, रेडियस की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आई थी बेटा हमारे पास 3/2। फिर उसके बाद आई मास की वैल्यू कितनी थी बच्चे, मास यानी b की वैल्यू -1/2, और तीसरी हमारे पास ग्रेविटेशन की है -1/2। देखिए यही चीज है ना हमारे पास। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कि हमारे पास है टाइम पीरियड दैट इज k, r की पावर 3/2, ठीक है। ये डायमेंशन ये हो गया m
-1/2 सॉरी +1/2 और g 1/2 लिख लिया। तो टाइम पीरियड हमारे पास इस तरह से आ गया। प्रूव क्या करना है कि टाइम का स्क्वायर हमारा r³ के बराबर है। अगर हम इन दोनों साइड से यहाँ पर स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्वांटिटी किस तरह से आएगी। देखिए कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना, कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारे पास कह सकते हो अगर इसको स्क्वायर करते हो तो उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो बच्चे हमारे पास क्या ओन स्क्वायर है तो t² = k²। अब बच्चे इसको देखिए r की वैल्यू 3/2 उसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल तो r³ बन गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं r³ डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे देखिए ये हमारे पास स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा m और ये बन जाएगा g। तो यहीं पे हमें प्रूव क्या करना था, ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, इस चीज के बारे में तो कुछ करना ही नहीं था, हमें ये चीज प्रूव करनी है। ये चीज प्रूव हो रही है r³ जो है सॉरी t² जो है वो किसके बराबर है t² दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर हम डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से कोई भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें उसका डायमेंशन फॉर्मूला आता है। क्योंकि जब तक आपको डायमेंशन फॉर्मूला आता तो इक्वेट कैसे करेंगे, इक्वेट नहीं करते इक्वेशन कैसे आएगी, इक्वेशन नहीं आएगी तो आंसर कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप डायमेंशन फॉर्मूला को क्लियर कीजिए कि डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं और उसके लिए फॉर्मूला जरूरी है। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला में कुछ भी डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और उसमें आप पता कर सकते हैं किस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन का भी हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये चीजें समझिए, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये थोड़ा सा कह सकते हो IIT में आया क्वेश्चन है। तो यहाँ एक गैस बबल है फ्रॉम ए एक्सप्लोजन अंडर वाटर है। गैस बबल जो एक्सप्लोजन अंडर वाटर जो हुआ है उसमें ओसिलेट करता है उसका टाइम पीरियड बच्चे हमें टी दे रखा है और हमें ये बता रखा है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है टी दैट इज स्टैटिक प्रेशर, डी दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ई इज द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। तो इस तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो हम किस तरह से ये बता सकते हैं। क्वेश्चन में तो जो IIT जी में दे रखा है उसमें ABC की वैल्यू निकालनी, तो हम ये सोचेंगे कि इसका एक बार फॉर्मूला भी निकाल के देख लेंगे किस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ रही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो टाइम पीरियड है दैट इज डिपेंड ऑन PA DB EC। नेक्स्ट टाइम पीरियड जो है कि कांस्टेंट PA DB EC, ये तो हम कर चुके, अब तो थोड़ा सा हैबिचुअल भी हो गए होंगे आप लोग। T इज इक्वल टू K सॉरी टाइम पीरियड 1 होती है M0 L0 T1 हो गया। नेक्स्ट थिंग K प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर होता है बेटा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स होता है मास अपॉन में सॉरी m1 L1 T-2 एरिया L स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है L यहाँ पर जाएगा तो m1 L-1 T-2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेशर दैट इज m1 L-1 T-2। डेंसिटी क्या होता है बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास का m वॉल्यूम का L क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास V आ गया। एनर्जी, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2। ये चीजें हम बार बार कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो कुछ एक चीज के मैं डायमेंशन फॉर्मूला आपको बता रही हूँ और कुछ आप अपने आप ही फोर्स का, वर्क का, प्रेशर का, ये तो आपको टिप्स में होना चाहिए, जैसे बोले वही समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट करें इक्वेट करने से पहले हम इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। M0 L0 T1 इज इक्वल टू K। M की वैल्यू देखिए बेटा, M की वैल्यू है हमारे पास A प्लस B प्लस C, ये थोड़ा सा लेंथी होगा। L की वैल्यू देखिए बेटा -A -3B प्लस 2C, -A -3B प्लस 2C, और टाइम पीरियड का हमारे पास आएगा, टाइम पीरियड में -2A -2C। क्लियर। अब इसके बाद देखिए इक्वेट करते हैं, मैं इक्वेशन बताती हूँ आपको, अब इसको हम सोल्व करके इसकी B C की वैल्यू भी वैसे मैथ से आपने कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है ABC, सबसे पहले A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। दूसरी
माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड क्या है, माइनस 2a माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो 2a प्लस 2c इज इक्वल टू -1। ठीक है, और यहाँ पर इसको देखिए a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे हमारे पास होगी, और ये a प्लस b प्लस c हमारे पास वैल्यू है। तो बच्चे ये हमारे पास तीन इक्वेशन है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, दूसरी है a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, और तीसरी है 2a प्लस 2c इज इक्वल टू -1। तो अभी आप सिंपल मैथमेटिक्स टर्म से, यानी पहले इन दो इक्वेशन को लेंगे, जैसे a से a कैंसिल हो जाएगा, b c में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से हम इक्वेशन या फिर आप ये कह सकते हो a की वैल्यू यहाँ से पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल जो आपने मैथमेटिक्स टर्म से कर रखा है उस तरह से आप इसको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर वो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको एक और क्वेश्चन और करवा दूंगी। मैं आपको सिंपल आंसर बता देती हूँ कि a की वैल्यू क्या है। बच्चे a की वैल्यू आएगी हमारे पास 5/6। ठीक है, b की वैल्यू जो है हमारे पास दैट इज 1/2, और c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये हमारे पास तीन वैल्यू आएंगी a b एंड c की। ये तीनों वैल्यू को पुट करके आप इक्वेशन में रख सकते हैं और आपके पास इसकी वैल्यू देंगी। क्वेश्चन में सिर्फ a b c की वैल्यू बता रही थी बच्चे, मैंने यहाँ पर इसको सोल्व इसलिए नहीं किया तो बीस आप अपने आप से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसको सोल्व कर सकेंगे, रादर कि हम यहाँ पे टाइम इसका वेस्ट करें। तो इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आए, यदि आपको पता हो कि किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो आप इसको इजीली से कर सकते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, जैसे कि हमने अब 4-5 न्यूमेरिकल कर लिया, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी कह सकते हैं दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसके बाद हम शुरू करेंगे एरर वाला चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहना लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है कि हम जो चीजें अभी पढ़ते आ रहे हैं 2-3 वीडियो से, तो उसकी लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए कि उसके फुल एंड स्कोर्स क्या है। सारी जगह हमने कहा एप्लीकेशन बहुत डिराइव भी कर सकते हैं, कन्वर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। इतनी अच्छी चीज होने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को हम करेंगे। सबसे पहली कमी कि ये हमें कोई आइडिया कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं देती, डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट द कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट लिखते हैं ना, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कहाँ से आई, क्यों आई, क्या वैल्यू होनी चाहिए, जरूरी नहीं है उसकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, मींस स्केल में भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इट इज डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट द कांस्टेंट। आई थिंक फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। डायमेंशन एनालिसिस डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट द कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज कि हमने अभी कहा कि अभी जितने भी मैंने अभी ड्राइव द फॉर्मूला किया है कि अगर हमारा कांस्टेंट मोर देन, अगर हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 टर्म्स है, यानी अभी तक तो मैंने सारे देखो जितने भी फॉर्मूले करवाए होंगे ना, जितने भी उसमें कहा एक इस पे एक इस पे, ये 3 मैंने टर्म बोली, 3 से ज्यादा मैंने टर्म बोली नहीं। तो अगर वो जो है अगर फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 टर्म पे डिपेंड कर रही है तो हमारे लिए नो डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन एनालिसिस लगेगा ही नहीं। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला तो हो जाएगा पर डायमेंशन तो होगा ही नहीं। तो यानी मोर देन 3 अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो वहां से आप उसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर भी हमारा डायमेंशन एनालिसिस जो है फेल हो जाता है। फर्स्ट वन कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं देता, सेकंड वन अगर हमारा जो कांस्टेंट है मोर देन जो फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है तो वो इसके बारे में कुछ भी डिपेंड नहीं करता। तीसरी चीज, ये हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता ही नहीं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला आपको दे जाए m1 L2 T-2, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है? आपको पता चलेगा कि वर्क का है, एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी का है या पोटेंशियल एनर्जी का है, क्योंकि ये चीज तो हमने देखी है ना कि हमारे पास डायमेंशन एनर्जी चाहे वर्क का हो, चाहे एनर्जी सिंपल एनर्जी है, या फिर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, या आपके पास काइनेटिक एनर्जी, हर एक का डायमेंशन फॉर्मूला, ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था, हर एक का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 L2 T-2। तो सिंपल कि हम डायमेंशन की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं पता कर सकते कि हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया कि ये हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में होता है। इसके बाद कि अगर जो है कोई भी क्वांटिटी जैसे S = ut + ½ at²,
तो यहाँ पर हमारे एडिंग का है, यहाँ पर सम और डिफरेंस का कोई भी अलग से वो नहीं है कि अगर वो सम है, अगर हमारा रिलेशनशिप में सम है तो वो चीज क्वांटिटी ऐड होती हो, अगर वो माइनस है तो वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंस होता है, यानी उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ है ही नहीं, सब हम हर एक जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया, उन सभी चीजों को क्या किया है, ऐड किया है। तो इसके अलावा आपके पास, हाँ इसके अलावा एक और है, हमें ना तो कोई लॉगरिथम की वैल्यू, लॉग की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, और ना ही ट्रिग्नोमेट्री, यानी टेंजेंट थीटा है या साइन थीटा है या कोस थीटा है, अगर कोई फैक्टर इन चीजों पे, ट्रिग्नोमेट्री इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो हमें उसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस में तो कम से कम पता चलता ही नहीं कि ये किस लिए। तो ये कुछ कह सकते हो लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, जो कि हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि इसके इतने ज्यादा फ्लोज हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द, आप कह सकते हो डायमेंशन एनालिसिस तक, यहाँ तक हमने डायमेंशन फॉर्मूला से शुरू किया था। डायमेंशन फॉर्मूला को करने के बाद हमने उसकी एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन में हमने कन्वर्जन भी किया है, हमने एक्यूरेसी चेक करने वाले क्वेश्चंस भी दिए हैं, और आज हमने उसका इंपॉर्टेंट पार्ट किया है टू ड्राइव द फॉर्मूला। तो मोस्ट ऑफ चांसेस रहते हैं जब फर्स्ट यूनिट में से अगर क्वेश्चन बनता है तो इस पोर्शन में से क्वेश्चन, अगर स्कूल हिसाब से करें तो वो क्वेश्चन बनता ही बनता है, अगर कंपटीशन एग्जाम में से है तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चन जरूर आएगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी, जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की, एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग से या उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है विद लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, हमारा वो पोर्शन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि एरर होता है क्या है, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर टुडे।